हाँ जी, नमस्कार। मैं सतवीर सर आप सभी का अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। केमिस्ट्री पढ़ रहे थे अपन। कल की क्लास में आवाज़ वगैरह बिल्कुल सही थी। थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी के अंदर दिक्कत आ रही थी, आज उसको सही कर दिया है। अब प्रॉपर रूप से आपकी क्लास बहुत अच्छी तरीके से चलेगी। और कल की क्लास में जो आपका प्यार मिला उसको मैं दिल के गहराइयों से आप सभी का उसके लिए अभिनंदन करता हूं। बहुत आपने प्यार दिया। इसके साथ साथ जो कल की क्लास में अपन पढ़ रहे थे वो एक टॉपिक शुरू किया था परमाणु, और परमाणु के अंदर हमने महर्षि कणाद की भी बात की, पक्कुथा कात्यायन की बात की, और इसके अलावा हमने डेमोक्रिटस की बात की। हमने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के कुछ कथन देखे, डाल्टन परमाणु सिद्धांत की कुछ कमियां भी पड़ी। साथ ही साथ हम परमाणु के मूलभूत कणों तक पहुंच गए थे और मूलभूत कणों के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी पड़ी थी। हम इलेक्ट्रॉन पर बात कर रहे थे, उससे थोड़ा सा अपन बात करते हैं कल वाली क्लास को जोड़ करके। और मैंने आपको बताया था कि ये एक हमारा क्या है, मान लीजिए ये परमाणु है। क्या है भाई? ये परमाणु है। और परमाणु के बीच ये उसका क्या होता है, नाभिक होता है। और नाभिक के अंदर दो मूलभूत कण पाए जाते हैं, एक सर्जी प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज पाया जाता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। और इसके बाहर की तरफ जो घूमता है वो इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं के अंदर क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। ठीक है। इस प्रकार से हमने एक परमाणु की संरचना का प्रारूप तैयार किया था और हमने कहा था कि इसके बीचों बीच जो नाभिक है ना, इसके बीचों बीच ये जो नाभिक है, इस नाभिक को हमने एक और नाम दिया था, इसे हमने न्यूक्लियॉन भी कहा था। क्या कहा था? न्यूक्लियॉन भी कहा था। ये कल की क्लास में हम पढ़ के आ चुके हैं। जो आज पहली बार इस क्लास में जुड़ा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और YouTube चैनल को आपको सब्सक्राइब करने के साथ साथ में आप YouTube का जो आइकन होता है, आप ये कह सकते हैं कि नोटिफिकेशन जो आइकन होता है उसको प्रेस करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिल जाएगा। और अगर आपको मेरे साथ साइंस पढ़ना है तो विद्यापीठ MSP क्लासेस का जो आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है या एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। वहां से आप मेरा कोर्स जो है परचेज कर सकते हो। ये 1-2 दिन के अंदर हम आपके लिए सुविधा कर देंगे। क्लियर है बात? ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नाभिकीय मूलभूत कण कितने होते हैं, तो नाभिकीय मूलभूत कण कितने होते हैं? 2 होते हैं। नाभिकीय मूलभूत कण कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक तो होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन को नाभिकीय मूलभूत कण नहीं कहा जाता, लेकिन परमाणु का मूलभूत कण जरूर कहा जाता है। तो परमाणु के 3 मूलभूत कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इसके बाद में हमने ये भी चर्चा की थी कि क्या सभी परमाणुओं के अंदर ये तीनों मूलभूत कण पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते। किस में नहीं पाए जाते? तो हमने ये बताया था कि हाइड्रोजन के अंदर तीनों मूलभूत कण नहीं पाए जाते, 2 ही होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। सर क्या बात कर रहे हो? जी ये बात बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पड़े थे, एक प्रोटियम पड़ा था, एक ड्यूटेरियम पड़ा था, एक ट्राइटियम पड़ा था। प्रोटियम के अंदर हमने ये देखा था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है, और हाइड्रोजन का सबसे हल्का क्या होता है? समस्थानिक होता है, और सबसे स्थायी क्या होता है? समस्थानिक होता है।
ड्यूटेरियम के अंदर हमने देखा था एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन होता है। और याद रखना ड्यूटेरियम का उपयोग भारी जल बनाने के लिए किया जाता है और भारी जल का उपयोग नाभिकीय भट्टी के अंदर मंदक के रूप में लिया जाता है। नाभिकीय अभिक्रियाओं की गति को धीमा बनाने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं? तो आप कहोगे ड्यूटेरियम का उपयोग करते हैं। क्लियर है जी, वेरी गुड। इसके बाद भी हमने ट्राइटियम की बात की थी, जिसको हमने टी से लिखा था और हमने ये कहा था कि जो ट्राइटियम होता है वो याद रखना है हाइड्रोजन का अस्थायी, हाइड्रोजन का अस्थायी या रेडियो एक्टिव क्या होता है? याद रखना रेडियो एक्टिव समस्थानिक होता है, जो सबसे भारी समस्थानिक होता है हाइड्रोजन का, और ये अस्थायी होता है। इसका उपयोग अपन करते हैं भूमिगत जल की पहचान के लिए, इसका उपयोग किया जाता है। यहां तक हम कल पढ़ चुके थे। आज की क्लास को अपन आगे निरंतर करते हैं और आज की क्लास में अपन इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी हेडिंग होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन। नाभिक का पहला मूलभूत कण अपन पढ़ रहे हैं, जिसका नाम क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करने के लिए अपन इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करने के लिए अपन लिखते हैं कैसे? इस प्रकार से लिखते हैं। किस प्रकार से लिखते हैं सर जी? इस प्रकार से लिखते हैं। ई के ऊपर चार्ज लिखते हैं अपन क्या? माइनस। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। पढ़ाने वाले अच्छा भी पढ़ाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सभी टीचर जो हैं बुरा पढ़ाते हैं, नहीं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हर एक टीचर अच्छा पढ़ाता है, कोई बुरा नहीं पढ़ाता। बस थोड़ा सा एनसीईआरटी, माध्यमिक राजस्थान शिक्षा बोर्ड और आज के एग्जाम को देख करके थोड़ा अपडेट रहने की क्या है, बहुत ज्यादा जरूरत है। तो टीचर जो भी है कम से कम एनसीईआरटी और माध्यमिक राजस्थान शिक्षा बोर्ड को तो लेकर के चले। क्लियर है? हाँ, अपन उसी आधार पर बात करेंगे। हम बात करते हैं कि 11th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर इलेक्ट्रॉन के बारे में जो बातें लिखी है वो तो लिखनी है। इसके साथ साथ में 9th क्लास या मैं ये कहूँ कि 12th क्लास के बाद अंदर भी कुछ इसके बारे में कुछ पढ़ाया गया, तो वो भी हमें पढ़ना ही पढ़ना है। एग्जाम के अंदर यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उनकी भी हमें चर्चा करनी है। वही बात है, आपके हाथ में सिर्फ पेन और कॉपी होनी चाहिए, आप नोट्स बनाते रहने चाहिए। ठीक है ना? बिल्कुल मेरे साथ चलिए, नोट्स बनाइए। जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन देखना आप ये कहोगे कि सर हर एक प्रश्न हमें अपने नोट्सों में से देखने को मिले, मेरे नहीं, अपने नोट्सों में से देखने को मिले हैं। देखो 1830 ईस्वी के अंदर एक वैज्ञानिक है और वैज्ञानिक का नाम है, याद रखना है, वैज्ञानिक का नाम है माइकल फैराडे। क्या है? माइकल फैराडे। तो आपको याद रखना है माइकल फैराडे वैज्ञानिक का नाम है। माइकल या माइकल फैराडे, जो भी आप लिखना चाहो, माइकल फैराडे। एनसीईआरटी के अंदर माइकल फैराडे शब्द दिया गया है। 1830 ईस्वी और वैज्ञानिक का नाम क्या है? माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने विलियन के अंदर विद्युत अपघटन को लेकर के एक प्रयोग किया था। यानी किसी एक विलियन के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करवाई और विद्युत धारा प्रवाहित करवाने के बाद में उसने विद्युत की कणीय प्रकृति के बारे में अध्ययन किया था। कौन सी प्रकृति के बारे में? विद्युत के कणीय प्रकृति के बारे में क्या किया था? अध्ययन किया था। तो माइकल फैराडे ने, याद रखना है, किसका अध्ययन किया? माइकल फैराडे ने अध्ययन किया विद्युत की कणीय प्रकृति का। विद्युत की कणीय प्रकृति का अध्ययन किया था। सर कणीय प्रकृति का क्या किया था? अध्ययन किया था। कि सर जी ये विद्युत बीच में कहां से आ गई? हम तो इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे हैं। जी आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसी को जोड़ करके, इसी का अध्ययन करते हुए हम इलेक्ट्रॉन तक पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे बाद में बात करेंगे अपन, लेकिन पहले आप ये याद रखना, सबसे पहले एक वैज्ञानिक है 1830 ईस्वी के अंदर, वैज्ञानिक का नाम है माइकल फैराडे या माइकल फैराडे।
जिसने विद्युत की कौन सी प्रकृति का अध्ययन किया? कणीय प्रकृति का अध्ययन किया था। ठीक है ना? कैसे किया? तो इसको अपन थोड़ा सा एक प्रयोग के माध्यम से समझते हैं। प्रयोग के माध्यम से समझते हैं। और प्रयोग किया गया था एक विलियन पर, और विलियन के अंदर याद रखना है आपको। देखो इधर, ये हमारे पास में एक क्या है? ये एक हमारे पास में बीकर है। ये क्या है? बीकर है। और इस बीकर के अंदर 2 इलेक्ट्रोड लिए गए हैं। क्या लिए गए हैं? 2 इलेक्ट्रोड लिए गए हैं। ये बीकर है, और इस बीकर के अंदर कितने इलेक्ट्रोड लिए गए? 2 इलेक्ट्रोड लिए गए। अब इलेक्ट्रोड याद रखना है, समान धातु के भी हो सकते हैं, अलग अलग धातु के भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस प्रयोग को समझना है तो हम इस प्रयोग के माध्यम से ये समझाने का प्रयास करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो शब्द है वो कहाँ से आया है। ठीक है? तो हम यहां पर 2 बनाते हैं इलेक्ट्रोड। कितने इलेक्ट्रोड बनाते हैं? ये 2 इलेक्ट्रोड बनाते हैं। ये है इलेक्ट्रोड, पहला इलेक्ट्रोड, और ये है दूसरा इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड समान धातु के हैं, समान धातु के इलेक्ट्रोड है। और इलेक्ट्रोड ये कॉपर के इलेक्ट्रोड है। किसके इलेक्ट्रोड है? कॉपर के इलेक्ट्रोड है। एक इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये क्या बन गया? ये बन गया एनोड। क्या बन गया ये? तो ये बन गया, याद रखना, इसको कहा जाता है एनोड। क्या कहा जाता है? एनोड। एनोड का पहला शब्द क्या है? ए। और ए से बन गया अधिक। और अधिक कब होगा? जब उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। जब उस पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। और ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, और इस इलेक्ट्रोड को कहा जाता है कैथोड। और कैथोड, याद रखना, कैथोड पर चार्ज कौन सा है? कैथोड पर चार्ज है नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। क्लियर है? और इसके अंदर एक नीले रंग का क्या भरा गया भाई? ये नीले रंग का इसके अंदर एक विलियन भरा गया। नीले रंग का विलियन भरा गया। और नीले रंग का जो विलियन है, ये विलियन याद रखना किसका है? तो ये विलियन है एक यौगिक जिसका नाम है कॉपर सल्फेट। क्या नाम है? कॉपर सल्फेट। तो इसके अंदर ये जो विलियन लिया गया है, ये विलियन लिया गया है कॉपर सल्फेट। किसका लिया गया है? कॉपर सल्फेट का क्या लिया गया है? विलियन लिया गया है, कॉपर सल्फेट का विलियन। ठीक है? ओके। इन दोनों इलेक्ट्रोड को बाहर की तरफ एक बैटरी के माध्यम से जोड़ दिया। तो मैं इसको एक बैटरी के माध्यम से जोड़ रहा हूं। किसके माध्यम से जोड़ रहा हूं? बैटरी के माध्यम से जोड़ रहा हूं। तो ये है हमारी एक बैटरी, और ये हमारी है बैटरी। इस बैटरी के माध्यम से हमने क्या कर दिया है? इन दोनों इलेक्ट्रोड को क्या कर दिया? जोड़ दिया। बैटरी का ये वाला याद रखना है पॉजिटिव भाग है, और ये वाला कौन सा भाग है? नेगेटिव। बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है? ओके। अब इसके अंदर जब विद्युत धारा प्रवाहित करवाई गई, विद्युत धारा प्रवाहित करवाई गई, तो यहां से जो कॉपर था, कहां से? यहां से जो कॉपर था, वो कॉपर याद रखना है अलग होता है। यहां से कॉपर क्या होता है? अलग होता है। और अलग होकर के कॉपर जमा हो जाता है कहां पर? याद रखना है इस कैथोड पर। इस पर कैथोड पर क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। इस कैथोड पर क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। इसका मतलब एनोड जो आपका इलेक्ट्रोड है, एनोड जो आपका इलेक्ट्रोड है, इस एनोड के ऊपर जो कॉपर था, वो कॉपर याद रखना है इस विलियन के अंदर घुलना क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सर कॉपर घुलता है। कॉपर घुलता है किसमें? तो आप कहोगे एनोड का कॉपर घुलना शुरू हो जाता है। और याद रखना कैथोड पर कॉपर का क्या होता है? कॉपर जमता है। कैथोड पर कॉपर क्या होता है? जमता है। याद रखना कैथोड पर कॉपर क्या होता है? जमता है। एनोड पर जो अभिक्रिया होती है
वो अभिक्रिया कैसे चलती है इसकी भी याद रखना है, चर्चा करनी है हमें। एनोड पर जो अभिक्रिया होती है वो इस प्रकार चलती है कि सर एनोड से जब कॉपर घुलता है तो याद रखना कॉपर घुलकर कॉपर प्लस दो ऑक्सीकरण अवस्था में आ जाता है। मतलब ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, खो देता है। और याद रखना यहां पर कॉपर 0 ऑक्सीकरण अवस्था में था और यहां पर कॉपर +2 ऑक्सीकरण अवस्था में आ गया। इसका मतलब कॉपर का क्या हो रहा है, यहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो एनोड आपका है, एनोड जो आपका है उस एनोड पर कौन सी अभिक्रिया चलती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया चलती है। कौन सी अभिक्रिया चलती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया चलती है। शाबाश, बहुत अच्छी बात है। कैथोड जो होता है इसके ऊपर कॉपर जमता है। कॉपर क्या होता है, जमता है। इसका मतलब कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, ग्रहण कर लिए। यानी कॉपर जो है +2 था, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा और ग्रहण करके क्या बना लेगा, ये कॉपर बना लेगा। क्या बना लेगा, कॉपर बना लेगा। ऑक्सीकरण अंक में क्या आ गई, कमी। मतलब यहां पर कॉपर +2 ऑक्सीकरण अवस्था में था, यहां पर कॉपर 0 ऑक्सीकरण अवस्था में है, तो कॉपर का क्या हो गया, कॉपर का हो गया अपचयन। तो इस अभिक्रिया के अंदर याद रखना है किसने गति की है, किसने गति की है, तो कणों ने गति की है। तो माइकल फेराडे ने एक निष्कर्ष यहां से ये निकाला कि ये केवल विद्युत का ही कारण नहीं है, ये केवल विद्युत का ही कारण नहीं है। इसका मतलब यहां पर कुछ कण गति करके गए, यहां पर कुछ कण गति करके गए। उसको कैसे पता चला, उसको ये पता चला कि जब कॉपर से, इस इलेक्ट्रोड से ये कॉपर जो है, ये कॉपर टूटता है, अलग होता है, तो बताओ ये जो एनोड है इसके आकार में क्या परिवर्तन आएगा, इस कॉपर की प्लेट में क्या परिवर्तन आएगा। तो आप कहोगे कॉपर की ये वाली जो प्लेट है ये पतली हो जाती है, यानी ये पतला हो जाता है, ये पतला हो जाता है। क्लियर है बात, ठीक है, ओके। और जो कैथोड है, कैथोड पर जाकर के ये कॉपर जमा होगा, तो हम ये कहेंगे कि ये जो कैथोड है इसका आकार क्या हो जाता है, इसका आकार क्या हो जाता है, इसका आकार मोटा हो जाता है, इसका आकार क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। इस आधार पर उसने ये निष्कर्ष निकाला कि विद्युत धारा प्रवाहित करवाने पर केवल पदार्थों का अपघटन ही नहीं हुआ है, यानी कुछ कण निकले और उन कणों का क्या हो गया, उन कणों की गति के परिणाम स्वरूप ये परिवर्तन देखने को मिला है, ये परिवर्तन देखने को मिला है। कॉपर जमता है, इसका मतलब होता है निक्षेपण। क्या होता है, निक्षेपण। तो याद रखना निक्षेपण, कॉपर जमता है, जमना मतलब निक्षेपण। ये कैथोड आकार में मोटा हो जाता है और एनोड आकार में क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। इस आधार पर यह पता लगाया गया कि सर जी यहां से कोई पदार्थ निकला है, यहां पर जाकर जमा हुआ है, इसका मतलब कोई ऐसा कण होगा जो कण गति करके गया है, जो कण गति करके गया है। अब धीरे धीरे ये कण क्या हो सकते हैं, इन कणों की जानकारी के लिए, इन कणों की जानकारी के लिए कुछ और प्रयोग किए गए। उससे पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, उससे पहले आपसे मेरा ये क्वेश्चन है, क्या इस कॉपर सल्फेट के विलयन का जो नीला रंग था, उस नीले रंग में कोई परिवर्तन आएगा क्या? तो आप कहोगे इसका रंग नहीं बदलता। इस कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला जो रंग है, नीले रंग में, इस नीले रंग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, नीले रंग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई परिवर्तन इस नीले रंग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, नहीं होता, नहीं होता। क्लियर है बात? क्यों? क्योंकि कॉपर का ही विलयन है और कॉपर के ही दोनों क्या है, इलेक्ट्रोड है। क्या सर हम ये इलेक्ट्रोड अलग अलग नहीं ले सकते? ले सकते हो, क्यों नहीं ले सकते? ले सकते हैं, लेकिन अगर कॉपर का आपको अच्छी तरीके से शुद्धिकरण चाहिए,
तो याद रखना है, शुद्धिकरण के लिए अपन यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रोड कौन से काम में लेते हैं? कॉपर के ही काम में लेते हैं। कौन से काम में लेते हैं? कॉपर के ही काम में लेते हैं। भाई समझ आ रहा है? बताओ रीड वालों, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? ठीक है, ठीक है। तो याद रखना है ये बातें। यहां से शुरू होती है इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन शब्द कैसे आया, ये इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गति करता है, यही से शुरू होता है। ये नींव है और 11th क्लास की एनसीईआरटी में ये चीजें दे रखी है, आपको भूलना नहीं है, आपको भूलना नहीं है। क्लियर है बात? चलो कैथोड की प्लेट क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। एनोड की प्लेट क्या हो जाती है? पतली हो जाती है। ये परिवर्तन देखने को मिलता है, किस कारण देखने को मिलता है? तो याद रखना, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके यहां गए। अभी इलेक्ट्रॉन शब्द काम में नहीं लिया गया है। अब जो ये परिणाम है, इन परिणामों के आधार पर विद्युत की कणीय प्रकृति का क्या चलता है पता चलता है। इन्हीं परिणामों के आधार पर विद्युत की कणीय प्रकृति का क्या चलता है भाई? पता चलता है। क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। चलो अब 1850 ईस्वी के अंदर चले आगे। समझ आ रहा है? आवाज भी अच्छी तरीके से आ रही है आप लोगों के पास? चलो चलते हैं, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हम बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं 1850 ईस्वी के अंदर फेराडे ने एक नलिका का निर्माण किया या एक नलिका का आविष्कार किया और उस नलिका को कहा गया कैथोड किरण नलिका या ये कहा गया निर्वात नलिका। क्या कहा गया? निर्वात नलिका। इस निर्वात नलिका का खेल क्या है, इसके बारे में भी हमें अच्छी तरीके से जानना है। चलो तो याद रखना है 1850 ईस्वी में 1850 ईस्वी में फेराडे ने 1850 ईस्वी में फेराडे ने कैथोड नलिका का क्या किया था? निर्माण किया था। कैथोड नलिका को ही अपन कहते हैं निर्वात नलिका। कैथोड नलिका या निर्वात नलिका, कैथोड नलिका या निर्वात नलिका का निर्माण किया या आप कह सकते हो आविष्कार किया। कैथोड नलिका या निर्वात नलिका का क्या किया भी? हाँ, निर्वात नलिका का निर्माण किया। और इस नलिका के अंदर उन्होंने, याद रखना है, कैथोड किरणों को क्या करवाया? उत्पन्न करवाया। कैथोड किरणों को क्या करवाया? उत्पन्न करवाया था। ठीक है, चलो इसी 1850 ईस्वी के अंदर फेराडे ने कैथोड नलिका, निर्वात नलिका का निर्माण किया। और एक वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक का नाम है विलियम क्रुक्स ने इस नलिका का विस्तृत, या मैं ये कह सकते हूं विस्तृत की जगह और शब्द काम में ले सकते हैं अपन, विस्तृत की जगह काम में ले सकते हैं विकसित। क्या काम है? नलिका का विकसित रूप, नलिका का विकसित रूप, नलिका का विकसित रूप प्रदर्शित किया या निर्माण किया। विलियम क्रुक्स ने इस नलिका का विकसित रूप तो आप कह सकते हो विसर्जन नलिका, विद्युत विसर्जन नलिका, विकसित रूप विद्युत विसर्जन नलिका का, विद्युत विसर्जन नलिका का निर्माण किया। विद्युत विसर्जन नलिका का निर्माण किया। वैज्ञानिक का नाम क्या है? विलियम क्रुक्स ने इस नलिका का विकसित रूप विद्युत विसर्जन नलिका का निर्माण किया। अब विद्युत विसर्जन नलिका जो है
वो क्या चीज है उसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लेते हैं और विद्युत विसर्जन नलिका के बारे में अपन क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उम्मीद करता हूं दिखाई दे रहा होगा आपको अच्छी तरीके से। हाँ ठीक है। विद्युत विसर्जन नलिका क्या है? विद्युत विसर्जन नलिका कांच की बनी हुई एक नलिका होती है। देखो इधर, ये है विद्युत विसर्जन नलिका, एक कांच की बनी हुई क्या होती है, नलिका होती है। ये है विद्युत विसर्जन नलिका इस प्रकार से, ठीक है। विद्युत विसर्जन नलिका के अंदर एक पंप लगाया जाता है और इस पंप को कहा जाता है निर्वातक पंप। क्या कहा जाता है? निर्वातक पंप कहा जाता है। ये विद्युत विसर्जन नलिका है और इसके अंदर एक पंप लगा दिया और इस पंप का नाम है, याद रखना, निर्वातक पंप। तो ये क्या है, इसको मैं नाम दे देता हूं निर्वातक पंप। निर्वातक पंप, ठीक है, निर्वातक पंप। अब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। कितने इलेक्ट्रोड लगा दिए? 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। एक इलेक्ट्रोड है ये, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। एक ये इलेक्ट्रोड है और दूसरा इलेक्ट्रोड है आपके सामने, हम यहां पर बना देते हैं। ये है दूसरा इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड क्लियर है? ओके, ये 2 इलेक्ट्रोड बना दिए, ठीक है। ये जो 2 इलेक्ट्रोड है, इसमें से याद रखना है आपको, ये जो येलो कलर में हमने बनाया है ये क्या है, तो मैं यहां नीचे लिख देता हूं, ये तो है कैथोड। क्या है ये? कैथोड। मतलब इसके ऊपर चार्ज कौन सा होगा? नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। और ये है एनोड, तो मैं यहां पर लिख देता हूं ये एनोड है। शाबाश, क्या है ये? एनोड है। और इसके ऊपर चार्ज कौन सा होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। और इन दोनों को बाहर की तरफ जोड़ दिया है एक बैटरी से। किससे जोड़ दिया है? बैटरी से। ये वायर है और वायर को किससे जोड़ दिया? तो आप कहोगे वायर को जोड़ दिया है बैटरी से। ये हमने बना दी एक विद्युत विसर्जन नलिका। क्लियर है? इस निर्वात पंप की सहायता से इसमें जितनी भी गैसें थी उन गैसों को बाहर निकाला गया और यहां पर याद रखना है निर्वात, लगभग निर्वात बना दिया गया। और यहां पर वायु दाब रखा गया था। उस वायु दाब का जो मान है वो आपको याद रखना है 10 की पावर -2 से 10 की पावर -4। मतलब इसके अंदर जो वायु दाब है, इसके अंदर जो वायु दाब है, इस वायु दाब का जो मान है वो रखा गया 10 की पावर -2 से 10 की पावर -4 mmHg। mmHg इतना दाब था। और याद रखना यहां पर जो याद रखना है आपके पास वोल्टता, उच्च वोल्टता। और ये उच्च वोल्टता का मान कितना था? उच्च वोल्टता का जो मान था वो था लगभग कितना? 10 की पावर 4 वोल्टेज। और 10 की पावर 4 वोल्टेज को अपन लिखते हैं 10,000 वोल्टेज। कितना लिखते हैं? 10,000 वोल्टेज लिखते हैं। क्लियर है बात? ये थी अपने पास में एक क्या है, निर्वात नलिका, या आप कह सकते हो विद्युत विसर्जन नलिका, जिसका निर्माण किया था विलियम क्रुक्स ने। विलियम क्रुक्स ने जब इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करवाई तो कुछ कणों की एक धारा बही। और वो कणों की धारा किधर से किधर गई? वो कणों की धारा याद रखना है किधर से किधर गई। ये कणों की धारा निकली थी, याद रखना है, एनोड से, सॉरी कैथोड से किधर? कैथोड से किधर गई थी? कैथोड से गई थी, याद रखना, एनोड की तरफ। कैथोड से किधर गई थी? एनोड की तरफ। और इस धारा को जो नाम दिया गया था वो दिया गया था, याद रखना, क्या नाम दिया गया था इस धारा को? इस धारा को नाम दिया गया था कैथोड किरणें। क्या नाम दिया गया था?
कैथोड किरणें, कैथोड किरणें नाम दिया गया था। तो कैथोड किरणें जो होती है, इनका आविष्कार या इनकी जो खोज है वो किसने की है? इनकी खोज की थी किसने? विलियम क्रुक्स ने। किसने की थी? विलियम क्रुक्स ने की थी। क्लियर है बात? विलियम क्रुक्स ने कैथोड किरणों का क्या किया था? आविष्कार या कैथोड किरणों की क्या की थी? खोज की थी। किसमें की थी? विद्युत विसर्जन नलिका के अंदर। कैथोड किरणों को उत्पन्न करवाने के लिए वोल्टता का मान कितना रखा गया? 10 की पावर 4 वोल्टेज रखा गया, मतलब 10,000 वोल्टेज रखा गया। कैथोड किरणों को उत्पन्न करवाने के लिए विद्युत विसर्जन नलिका के अंदर वायु दाब जो था वो कितना रखा गया? 10 की पावर -2 से 10 की पावर -4 mmHg रखा गया, mmHg रखा गया। ठीक है, तो कैथोड किरणों को उत्पन्न करवाने के लिए ये याद रखना क्या है? ये कुछ शर्तें हैं, यानी कैथोड किरणों को उत्पन्न करवाने के लिए जो ये शर्त दी गई है, ये शर्त आपको याद रखनी है। ये शर्त आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। यहां तक बनने वाला प्रश्न ये और ये दो है। अब कैथोड किरणें क्या होती है? कैथोड किरणें किस प्रकार से अपने गुणधर्म रखती है? अब इंपॉर्टेंट बातें आ रही है। तो अब ये आपने लिखा है या नहीं लिखा कोई बात नहीं, ये डायग्राम आपने बनाया है या नहीं बनाया कोई बात नहीं, लेकिन जो अब बातें आ रही है वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो आप सभी लोग अब जो बातें मैं आपको लिखाऊं वो बातें आपको क्या करनी है? नोट करनी है। तो अब अपन लिखेंगे कैथोड किरणों के गुणधर्म। क्या लिखेंगे? कैथोड किरणों के गुणधर्म। चलो हेडिंग डालोगे आप, कैथोड किरणों के गुणधर्म। कैथोड किरणों के, कैथोड किरणों के किरणों के गुणधर्म, कैथोड किरणों के गुणधर्म। ठीक है, शाबाश। कैथोड किरणों के गुणधर्म, ये बातें आपको याद रखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो कैथोड किरणों के गुणधर्म, अब एक एक गुणधर्म की बात अपन करेंगे। सबसे पहला गुणधर्म बताओ, कैथोड किरणें कहां से कहां गति करती है? तो अभी मैंने आपको डायग्राम में ये बताया था कि जो कैथोड किरणें हैं वो याद रखना कैथोड से निकलती है और किधर जाती है? एनोड की तरफ जाती है, एनोड की तरफ जाती है। क्लियर है बात? तो पहली लाइन तो हमारी यही है। पहली लाइन याद रखना है आपको, क्या है पहली लाइन? कैथोड किरणें, कैथोड किरणें, कैथोड किरणें कोमा कैथोड से, कैथोड किरणें कैथोड से एनोड की ओर, एनोड की ओर, एनोड की ओर गमन, गमन करती है। कैथोड से एनोड की ओर गमन करती है। कैथोड किरणें कैथोड से एनोड की ओर क्या करती है? गमन करती है। पहली लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा कथन इसका, दूसरा कथन है याद रखना, ये स्वयं, ये स्वयं दिखाई, दिखाई नहीं देती, ये स्वयं दिखाई नहीं देती, लेकिन, लेकिन जब इनसे, जब इनसे, जब इनसे या इनके सामने, ऐसे लिखते हैं अपन, जब इनसे, लेकिन, लेकिन आपको याद रखना है, लेकिन स्फुरदीप्ति या प्रतिदीप्ति, लेकिन स्फुरदीप्ति
स्फुरदीप्ति, स्फुरदीप्ति या प्रतिदीप्ति पदार्थों से टकराने के बाद चमक उत्पन्न करती है, चमक उत्पन्न करती है। अच्छी लाइन है। स्फुरदीप्ति पदार्थ या प्रतिदीप्ति पदार्थों के संपर्क में आने पर याद रखना है ये क्या उत्पन्न करती है, चमक उत्पन्न करती है। आप कहोगे सर जी इसमें कहां पता लगेगा, तो देखो एनसीईआरटी 11th क्लास में एक ये प्रयोग दिखाया गया है कि जब आपने ये कहा कि कैथोड किरणें कैथोड से एनोड की तरफ जाती है, इसका अनुमान आपने कैसे लगाया, तो याद रखना विलियम क्रूक्स ने इन कैथोड को इस प्रकार से क्या कर दिया, छिद्रित कर दिया। यहां पर क्या लगा दिए, यहां पर छिद्र कर दिए, और इन छिद्रों को जब कैथोड किरणों ने पार किया तो यहां पर एक पर्दा लगाया गया, और उस पर्दे का आप ये कह सकते हो जिंक सल्फाइड का क्या लगा दिया, पर्दा लगा दिया। जब जिंक सल्फाइड के पर्दे पर टकराई ये किरणें, तो याद रखना यहां पर क्या उत्पन्न हुई थी, चमक उत्पन्न हुई थी, जिससे ये आइडिया लगाया गया, ये अनुमान लगाया गया कि कोई ऐसे कण थे जो कैथोड से निकले थे और एनोड को पार करके और यहां पर टकरा करके इसने क्या उत्पन्न की थी, चमक उत्पन्न की थी। इसी सिद्धांत पर हमारा जो टीवी होता है, उस टीवी के अंदर जो नलिका लगी रहती है, जो ट्यूब लगी रहती है, जिसे अपन विद्युत विसर्जन नलिका ही कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत विसर्जन नलिका ही कहते हैं, कैथोड किरण नलिका ही कहते हैं, ठीक है ना। टीवी चित्र की जो नलिका होती है, टीवी चित्र नलिका जो होती है, उसके अंदर कैथोड किरणें ही क्या होती है, कैथोड किरणें नलिका ही होती है, और उसके जो टीवी का जो पर्दा होता है वो एक आप कह सकते हो प्रतिदीप्त पदार्थ की तरह क्या करता है, काम करता है, और ये जो किरणें उस टीवी के पर्दे पर टकराती है तो चमक उत्पन्न करती है, जिससे हमें चित्र दिखाई देते हैं। क्या देते हैं, चित्र दिखाई देते हैं। ये एनसीईआरटी के अंदर बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया है, आपको इसको नोट करना चाहिए, और मैं नोट लगवा करके ये स्पेशल लाइन लिखवा देता हूं। नोट में आपको क्या लिखना है, नोट में लिखना है, याद रखना टीवी चित्र नलिका, टीवी चित्र नलिका, टीवी चित्र नलिका जो होती है, टीवी चित्र नलिका कैथोड किरण नलिका होती है, कैथोड किरण नलिका या विद्युत विसर्जन नलिका होती है, नलिका होती है। ये बात अच्छी तरीके से याद रखना है। दूसरी बात, टीवी के बारे में अपन और क्या बता सकते हैं, टीवी के बारे में अपन और क्या बता सकते हैं। आवाज आ रही है भाई सही तरीके से, है? हाँ, थोड़ा सा अभी आपको बोरिंग लग रहा है क्योंकि अपन धीरे धीरे करके चैप्टर की थीम बना रहे हैं और इलेक्ट्रॉन तक जाएंगे अपन, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। चलो, उसके बाद में याद रखना है जो टीवी का पर्दा होता है, टीवी का पर्दा, टीवी का पर्दा जो होता है वो स्फुरदीप्त पदार्थों से लेपित होता है। टीवी का जो पर्दा होता है वो स्फुरदीप्त पदार्थों से लेपित होता है। अब जब ये कैथोड किरण नलिका के अंदर जब कैथोड किरणें उत्पन्न होती है तो इस पर्दे पर टकराती है, और पर्दे पर जो स्फुरदीप्त पदार्थ होते हैं वहां पर चमक उत्पन्न होती है, और हमें करीना दिखाई देती है, कैटरीना दिखाई देती है, कादर खान दिखाई देता है, जॉनी लीवर दिखाई देता है। समझ में आ गई बात? ये सारी है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई देते हैं, ठीक है। इसके अलावा और तो क्या बात करूं मैं, अमरीश पुरी दिखाई देता है, ठीक है। हाँ, ये सारी चीजें हमें दिखाई देती है। आज के युग की बात करें तो दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट आप सबको दिखाई देती है, आप सबको ही नहीं, हम सबको भी दिखाई देती है। क्लियर है बात?
हाँ, तो याद रखना है टीवी का जो पर्दा होता है वो स्फुर दीप्त पदार्थों से क्या होता है, लेपित होता है, और जब ये कैथोड किरणें उससे टकराती है तो उस पर चमक उत्पन्न होती है, और चमक उत्पन्न होती है तो याद रखना है हमें उसके अंदर डायग्राम दिखाई देते हैं। चलो, कैथोड किरणों के बारे में और अच्छी लाइन अपन क्या पढ़ सकते हैं, और अच्छी लाइन अपन पढ़ सकते हैं कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में क्या करती है, गमन करती है। कैथोड किरणें सीधी रेखा में, कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती है, क्लियर है बात? चलो, बहुत अच्छी बात है। कैथोड किरणें सीधी रेखा में क्या करती है, गमन करती है। क्लियर है? हाँ, बहुत अच्छी बात है भाई। हैंडराइटिंग बिल्कुल समझ आ रही है आपको? बोर्ड पे लिखे हुए अक्षर है ना, आप सबको दिखाई दे रहे हैं, अच्छी तरीके से आपको समझ भी आ रहा होगा। पीपीटी सॉरी, आपको इनकी जो भी पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। चलो, सीधी रेखा में क्या करती है, गमन करती है। इसका मतलब ये हुआ कि सर जी चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये प्रभावित नहीं होती, अर्थात सीधी रेखा में गमन करती है। ये बात मैंने लिखाई दी, अर्थात सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। चलो, नेक्स्ट बात, कितने नंबर, ये 4 नंबर, और ये कितने नंबर, 5 नंबर। फिर याद रखना, चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, तथा विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये प्रभावित होती है, और ये धन प्लेट की तरफ, धन मतलब पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाती है। इसका अर्थ ये है कि इन पर ऋण आवेश पाया जाता है, यानी ये वो बात है जिससे ये सिद्ध होता है कि इन पर ऋण आवेश पाया जाता है। इसका मतलब कैथोड किरणें कौन सा आवेश रखती है, कैथोड किरणें, याद रखना है, कैथोड किरणें ऋण आवेश रखती है। कौन सा आवेश रखती है, ऋण आवेश रखती है, नेगेटिव चार्ज इनके ऊपर पाया जाता है। कौन सा चार्ज पाया जाता है, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। एक और अच्छी लाइन है, ये 6 बातें एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है। 6 बातें कौन सी है? छठी बात याद रखना है, ये किरणें
ये किरणें इलेक्ट्रोड के पदार्थ, इलेक्ट्रोड के पदार्थ तथा विद्युत विसर्जन नलिका के अंदर पाई जाने वाली जो गैस है, कोई भी गैस हो सकती है XYZ, उस गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। बहुत अच्छी लाइन है एग्जाम के लिए। ये किरणें इलेक्ट्रोड के पदार्थ तथा गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। इस लाइन का अर्थ क्या है? इस लाइन का अर्थ यह है, इधर देखो आप डायग्राम के अंदर देखो आप, डायग्राम के अंदर क्या है कि आपने यहां पर विद्युत धारा प्रवाहित करवाई, तो जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए हैं, जो कैथोड किरणें उत्सर्जित हुई है, क्या आप बता सकते हो क्या कि वो इस इलेक्ट्रोड से उत्पन्न हुई है या इस विद्युत विसर्जन नलिका के अंदर भरी हुई जो गैस है उस गैस से उत्पन्न हुई है? नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते सर जी? हम इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि इससे उत्पन्न होने वाला या इससे निकलने वाला इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर भरी हुई गैस से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन, दोनों की प्रकृति क्या होती है? समान होती है। समान कैसे? दोनों पर आवेश समान होगा, दोनों का द्रव्यमान समान होगा या नहीं होगा? दोनों का आवेश समान होगा, दोनों का द्रव्यमान समान होगा। तो हम ये नहीं बता सकते कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो इससे उत्पन्न हुआ है या फिर इसमें भरी हुई गैस जो है उससे उत्पन्न हुआ है। क्लियर है? हम ये नहीं बता सकते। तो कैथोड किरणें विद्युत विसर्जन नलिका के अंदर उपस्थित जो इलेक्ट्रोड है वो किस चीज का बना हुआ है उस पर डिपेंड नहीं करता, उस पर निर्भर नहीं करता। उस विद्युत विसर्जन नलिका के अंदर पाई जाने वाली जो गैस है वो गैस कौन सी है उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन होता है। वो चाहे आपका जिंक से उत्पन्न हो, चाहे आपका कॉपर से निकले, चाहे आपका आर्गन से निकले, किसी से भी निकले, लेकिन इलेक्ट्रॉन की प्रकृति क्या होती है? समान होती है। वो न तो किसी गैस पर की प्रकृति पर निर्भर करता, न इस इलेक्ट्रोड पर निर्भर करता। इलेक्ट्रोड किस पदार्थ का बना हुआ है उस पर निर्भर करता। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये लास्ट वाली लाइन जो है वो लिख ली होगी। अगर लिख ली है तो फिर अपन आगे चलें आगे चलते हैं। क्लियर है बात? ये 6 लाइनें तो है एनसीईआरटी की। थोड़ा सा और अपन डीप चलें और ऊपर चलें इन बातों से उठ करके, तो कुछ और बातें अपन कैथोड किरणों के बारे में कर सकते हैं। कैथोड किरणों के बारे में अपन क्या कर सकते हैं? क्या कैथोड किरणें गति करती है? करती है। क्या कैथोड किरणों का कुछ द्रव्यमान होता है? होता है। अगर कैथोड किरणों की गति यानी वेग और द्रव्यमान को गुणा कर दिया जाए तो आप ये कह सकते हो क्या कि हमारे पास में उसका संवेग, उसकी गतिज ऊर्जा आ जाएगी? कह सकते हैं, जरूर कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कैथोड किरणें जो होती है ना वो गति तो करती है, लेकिन गति के साथ साथ में, गतिज ऊर्जा के साथ साथ में वो यांत्रिक प्रभाव भी क्या करती है? उत्पन्न करती है। अभी देखेंगे अपन कैसे। तो आप लिखो, अच्छी लाइन है, कैथोड किरणें यांत्रिक प्रभाव, कैथोड किरणें यांत्रिक प्रभाव उत्पन्न करती है। कैसे करती है? सोचो जरा, आप सोचते हैं कोई कैथोड किरणें गति कर रही है, इनका वेग बहुत अधिक है, बहुत क्या है? ज्यादा है, और इनके रास्ते के अंदर अगर पंखा रख दिया जाए, हल्का पंखा रख दिया जाए, तो क्या पंखा घूमना शुरू कर देगा? जरूर कर देगा। यही तो है यांत्रिक प्रभाव। तो याद रखना है, कैथोड किरणें कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है? यांत्रिक प्रभाव उत्पन्न करती है, प्रदर्शित करती है, उत्पन्न करती है। ये आपको याद रखना है। अच्छी लाइन है, जरूर अच्छी लाइन है।
इसके बाद में इसका 8वां गुणधर्म कैथोड किरणों का क्या है कि याद रखना, कैथोड किरणें जो होती है वो ऊष्मीय प्रभाव भी तो उत्पन्न करती है। अब इनके पास में ऊर्जा होगी, और ऊर्जा होगी तो किसी वस्तु से अगर वो टकराएगी तो वो वस्तु गर्म होगी, गर्म होगी तो हम ये कह सकते हैं कि जो कैथोड किरणें होती है वो ऊष्मीय प्रभाव भी क्या करती है, उत्पन्न करती है सर जी। तो याद रखना, कैथोड किरणें, कैथोड किरणें, कैथोड किरणें, किरणें ऊष्मीय प्रभाव, कैथोड किरणें ऊष्मीय प्रभाव, कैथोड किरणें ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती है। कैथोड किरणें ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती है, जरूर करती है, ठीक है। क्या कैथोड किरणें फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती है? करती है। अगर कैथोड किरणों के रास्ते के अंदर फोटोग्राफी प्लेट अगर रख दी जाए तो ये कैथोड किरणें फोटोग्राफी प्लेट को काला कर देगी। क्या कर देगी? काला कर देगी। इसका मतलब कैथोड किरणें फोटोग्राफी प्लेट को भी क्या करती है? प्रभावित करती है। तो याद रखना, 9वां इसका जो कथन है कि ये किरणें, यानी कौन सी किरणें? अरे कैथोड किरणें, कैथोड किरणें, कैथोड किरणें फोटोग्राफी प्लेट को, फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती है, प्लेट को प्रभावित करती है। यानी ये किरणें फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती है, मतलब इसके रास्ते में अगर फोटोग्राफी प्लेट को रख दिया जाए तो फिर ये फोटोग्राफी प्लेट को क्या बना देगी? काला बना देगी। क्या बना देगी? काला बना देगी। क्लियर है बात? चलो ठीक है। नंबर 10, कैथोड किरणें, कैथोड किरणें एक्स किरणों को उत्पन्न करती है। एक्स किरणों को उत्पन्न करती है। कैथोड किरणें एक्स किरणों को उत्पन्न करती है। याद रखना है। इसके साथ साथ 11 नंबर पॉइंट आपको लिखना है, कैथोड किरणें गैस को आयनीकृत कर सकती है। आयनीकृत या गैस को आयनीकृत या गैस का आयनीकृत कर सकती है। मतलब ये किसी भी गैस से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करवा सकती है। और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो याद रखना है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो फिर उस गैस का क्या हो जाएगा? आयनीकरण हो जाएगा। गैस का क्या हो जाएगा? आयनीकरण हो जाएगा। कैथोड किरणों का वेग होता है क्या? होता है। तो हम कह सकते हैं कैथोड किरणें प्रकाश के वेग के निकट, प्रकाश के वेग के निकट वेग से गति करती है। प्रकाश किरणें, सॉरी, आपकी कैथोड किरणें प्रकाश के वेग के निकट वेग से गति करती है। याद रखना, कैथोड किरणों का जो वेग होता है वो वेग प्रकाश का जो वेग होता है लगभग उसके निकट का वेग होता है। लगभग उसके निकट का क्या होता है? वेग होता है। ठीक है। और नंबर 13 याद रखना, कैथोड किरणें धातु की पतली पन्नी को भेद सकती है। धातु की पतली पन्नी को क्या कर सकती है? भेद सकती है। ये कैथोड किरणें हैं। ये क्या है? कैथोड किरणें हैं। लगभग याद रखना, हमने एनसीईआरटी के जो पॉइंट है वो आपको कहां तक पूछे जा सकते हैं। ये पॉइंट नंबर जो आपने 6 तक पढ़े हैं
ये 11th क्लास की एनसीईआरटी में दे रखे हैं। थोड़ा सा उच्च लेवल पर इसको पढ़ा जाए तो अपन याद रखना है कहां तक पढ़ सकते हैं कि जो आगे आपने लिखा है 7 से लेकर के 13 नंबर तक वो चीजें आपसे पूछी जा सकती है। ये कथन आपको याद रखना है और कथन के रूप में हमसे कुछ भी पूछा जा सकता है। सही और गलत कथन की पहचान करना, ठीक है ना, कितने कथन सही है कितने गलत हैं, इस प्रकार के माध्यमिक राजस्थान शिक्षा बोर्ड का ट्रेंड आपने देखा होगा, आरपीएससी का भी ट्रेंड आपने देखा होगा। इस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई है। मैं मानता हूं थोड़ा सा थ्योरेटिकल अपना पार्ट है, समझने में आपको थोड़ी सी बोरिंग महसूस हो रही है, लेकिन यकीन मानिए कैथोड किरणें बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम में प्रश्न आते हैं, एग्जाम में प्रश्न कैथोड किरणों से पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो कैसी लगी आज की क्लास आपको जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर आप YouTube चैनल पर नए हो तो इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। अगर आप पर्सनल मेरे बैच से जुड़ना चाहते हो तो विद्यापीठ MSP सूरतगढ़ की जो क्लासेस हैं वहां आकर के आप संपर्क करें और मैनेजमेंट से बात करें, आपको मेरे पर्सनल कोर्स से भी जोड़ा जाएगा। क्लियर है? हाँ, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलेंगे कल इसी वक्त। तब तक के लिए आप सभी भाई लोगों को जय हिंद, राम राम, धन्यवाद। आपने मुझे इतना वक्त दिया, आपका कीमती वक्त मैं जाया नहीं जाने दूंगा। विश्वास रखना, जुड़े रहना लास्ट तक, बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत अच्छा पढ़ेंगे। जय हिंद, राम राम।